ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी शक संवत 1674 ये दिन था जिस दिन हमारे वीर श्री शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। ये दिन आज भी हमारी संस्कृति, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना का एक प्रारूप है। आज के दिन आपको सबको बहुत कुछ पता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अनिकेत कोरे सर जी का, जो हमारे बीच में मौजूद हैं। इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है और वर्तमान में द्वारका जे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। हमारे एवरशाइन सिटी में ही रहते हैं, स्टार रेजिडेंसी में, और संघ के एक स्वयंसेवक भी हैं। अनिकेत जी राष्ट्र भावना, संस्कृति और युवाओं में जागरूकता लाने में काफी सक्रिय हैं। आज के इस पावन दिन पर वो अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। आइए हमसे मिलकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जय भवानी। सर्वप्रथम भारत माता, भगवा ध्वज और हम सबके दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा प्रणाम और उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पे एक खास कारण से सब उपस्थित हैं। आज हम यहाँ पर हिंदू स्वराज्य दिवस या हिंदू साम्राज्य दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हैं। आज का दिन हम मनाते हैं क्योंकि 6 जून, जैसे अभी इन्होंने कहा, 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन एक चीज हमें खुद से पूछनी चाहिए कि क्यों हमें ये दिन आज भी मनाना चाहिए। 351 साल पहले हुई एक घटना, क्यों हम उसे आज भी इतने जोश से, इतने उत्साह से हम मनाते हैं। तो ये समझने के लिए कविराज जो थे, कवि कलश, उन्होंने एक वाक्य कहा था, वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इस दिन का इतना महत्व क्यों है। कवि कलश कहते हैं, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती। काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, अगर छत्रपति शिवाजी ना होते तो सुन्नत सबकी होती। ऐसे हमारे शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शाहजी राजे भोसले और जिजाऊ महारानी साहब के घर में शिवनेरी के किले पर हुई। उनके जन्म से शाहजी राजे भोसले कभी ज्यादातर उनके साथ नहीं रह सके, क्योंकि वो शुरुआत में निजामशाही में एक सरदार थे और निजामशाही के पतन के पश्चात एक आदिलशाही में एक सरदार रहे। शिवाजी महाराज का बचपन से ही पालन पोषण उनकी माता महारानी जिजाऊ बाई साहब ने किया। बचपन से ही जिजाऊ रानी साहब ने उन्हें रामायण, महाभारत, धर्म की इतर कहानियां और अपने आप में आत्मविश्वास, धर्म के प्रति निष्ठा, और सबसे खास बात उन्होंने उन्हें यह सिखाई कि कभी किसी के पारतंत्र में हमें नहीं रहना, हमें हमेशा स्वराज्य में, हमें हमेशा स्वतंत्र रहना। ऐसी सीख लेकर जब शिवाजी महाराज बड़े हुए तो साहजिक था कि उनके हाथों महान कार्य ही करेंगे। शिवाजी महाराज के जीवन में कई उन्होंने कारनामे किए, उनके जीवन में कई प्रमुख घटनाएं हुई, जिनमें से कुछ घटनाओं का हम सबको पता है। जैसे कि केवल 14 साल की आयु में 1645 साल में जब शिवाजी महाराज केवल 14 साल के थे, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वराज्य का पहला किला, तोरणा किला जीता था, केवल 14 साल की उम्र। उसके बाद 1659 में जब अफजल खान, आदिलशाही का एक बहुत बलाढ्य सरदार, जब चल के आया था स्वराज्य के ऊपर, तब 1659 में शिवाजी महाराज ने अफजल खान का चातुर्य पूर्वक वध किया था। एक इसके बारे में एक ऐसी कहावत है कि अफजल खान से मिलने जाने से पहले शिवाजी महाराज जब तुलजा भवानी देवी को प्रार्थना कर रहे, तब उन्होंने पहले ही कहा था कि आई तुला 32 दातांचा बोकड मी आज बळी देणार है। इसका मतलब मैं 32 दांतों का एक बकरा आज आपके चरणों में अर्पण करने वाला हूं। इससे हमें पता चलता है कि शिवाजी महाराज को अपने आप पर कितना आत्मविश्वास था।
इसके बाद 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत की लूट पूर्ण की, जिसके बारे में काफी लोगों के बारे में कुछ मनों में ऐसे कुछ शंकाएं है कि शिवाजी महाराज ने सूरत क्यों लूटी, लेकिन सूरत उस समय पे पूरी तरह से एक सल्तनत का हिस्सा था। सूरत में मुस्लिम शासन था और सूरत एक बहुत बड़ी ट्रेड सेंटर हुआ करता था। इसलिए स्वराज्य का पूरा कारोबार चलाने के लिए, स्वराज्य को विस्तारित करने के लिए सूरत को लूटकर शिवाजी महाराज ने एक जो बहुत जरूरी चीज थी, जो कि थी पैसे, वो उन्होंने हासिल की। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए, सूरत जब शिवाजी महाराज ने लूटी, उन्होंने सूरत के आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उन्होंने सूरत के सिर्फ उन्हीं सरदारों को, उन्हीं व्यापारियों को लूटा था जो सीधे तरह से मुगलों को मदद करते थे, जो सीधे तरह से मुगलों में शामिल थे। सो ऐसे शिवाजी महाराज ने सूरत की लूट पूरी। 1665 में मिर्जा राजे जयसिंह की महाराष्ट्र पर चढ़ाई हुई, जिस दौरान हमें पता है कि पुरंदर का तह करना पड़ा, और इस तह के अंतर्गत शिवाजी महाराज के पास कभी 35 किले थे, जिसमें से 23 महत्वपूर्ण किले उन्हें दे देने पड़े, उन्हें सरेंडर करने पड़े। इन 23 किलो के साथ साथ 23 किलो के अलावा शिवाजी महाराज ने 40 लाख खून, उस समय की जो करेंसी मानी जाती है, ऐसे 40 लाख खूनों की खंडनी भी गई। ये हुआ 1665 में। इसके बाद इसी तह के अंतर्गत शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज को आगरा जाना पड़ा, जहाँ पे हम जानते हैं कि उन्हें बंदी बना लिया गया था। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी शिवाजी महाराज ने मुगलों की चाकरी नहीं स्वीकारी। उन्होंने आगरा में जाकर भर दरबार में औरंगजेब की जो चाकरी थी उसे लथाड़ दिया, और उसके बाद 1666 में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज सुखरूप तरीके से आगरा से छूटकर फिर से स्वराज्य में लौटे। 1670 में जो मशहूर कोंढाणा की लड़ाई, जिसे हम आज सिंहगढ़ के नाम से जाने जाते हैं, उस कोंढाणा की लड़ाई हुई, जिसमें वीर सरदार तानाजी मालुसरे का बलिदान हुआ। और 1673 में, यानी उनके राज्याभिषेक से केवल 1 साल पहले, जो पन्हाड़ा की लड़ाई थी, जिसमें हम जानते हैं कि वीर बाजी प्रभु देशपांडे, जिन्होंने पावनखिंड की वो मशहूर लड़ाई लड़ी, वो। तो ये सारी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो राज्याभिषेक से पहले हम देख सकते हैं कि शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई। इसके बाद वो स्वर्ण क्षण 6 जून 1674, इस तारीख पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। अभी ये राज्याभिषेक क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि जब शिवाजी महाराज थे, उस समय में भारत पर पूरी तरह से परप्रांतीय शक्तियों का शासन था। उत्तर में खास तौर पर मुगल और बाकी शक्तियों का शासन था। महाराष्ट्र में भी अगर हम देखा जाए तो कई सारी शाही जब हम कहते हैं तो सल्तनत, तो उसमें हमारे पास निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, इन सब ताकतों का उस समय पे शासन चला करता था। सिद्धी हुआ करते थे, पोर्तुगीज थे, डच थे, फ्रेंच, ब्रिटिश, इन सारी विदेशी शक्तियों का उस समय पे शासन था। ऐसे समय पर एक हिंदुस्तानी और खासकर एक हिंदू शासक का उभर कर आना, ये बहुत ही बड़ी बात। 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तो जैसे मैंने कहा था कि 1665 में पुरंदर का तह हुआ था, जिसमें उन्हें 40 लाख खून की खंडनी और 23 किले देने पड़े थे, और उस समय पे उनके पास सिर्फ 12 किले शेष थे। लेकिन विदिन 10 इयर्स, 10 साल के भीतर ही जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, उस समय पे उन्होंने 40 किले फिर से जीत चुके थे, और उनके राज्याभिषेक पर ही मात्र 50 लाख खून का उन्होंने पूरा खर्चा किया। लेकिन ये खर्चा सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो राजा बने इसीलिए उन्होंने खर्चा, ये एक संकेत था, संकेत के हिंदू राष्ट्र फिर से जाग रहा है, फिर से भारत में हिंदू भावना, हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता हो रही। इस राज्याभिषेक में शिवाजी महाराज का हम जानते हैं 32 मन का सोने का सिंहासन तैयार किया गया। उनकी माता राजमाता जिजाऊ साहेब और उनके जो वरिष्ठ साथी थे सोनोपंत डबीर जी, उनकी स्वर्ण तुला की गई। इसके अलावा इस राज्याभिषेक में ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोग, लेकिन देश विदेश से ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, अरब, फारसी,
इन सभी देशों के प्रतिनिधि वहां पे मौजूद थे। ये दर्शाता है कि शिवाजी महाराज की कीर्ति जग जाती थी। इसके अलावा राज्याभिषेक के दौरान शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की निर्मित की। अभी अष्टप्रधान मंडल यानी कि क्या, तो जिसे हम आज की भाषा में कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। अष्टप्रधान मंडल यही दर्शाता है कि शिवाजी महाराज कितने बेहद उनके मन में राज्य के लिए कोई ऐसी लाभ या कोई हाव नहीं थी। वे अगर चाहते तो खुद राजा बन के हर एक निर्णय वो खुद से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की निर्मित की ताकि जो भी निर्णय लेने हो राज्य के हित में वो सारे बिल्कुल पक्षपात किए बिना लिए जा सके। इस अष्टप्रधान मंडल में हम जानते हैं पेशवा यानी कि आज के प्राइम मिनिस्टर, अमात्य यानी आज के फाइनेंस मिनिस्टर, सुमंत यानी आज के जो फॉरेन मिनिस्टर हम बोलते हैं, सेनापति यानी आज के डिफेंस मिनिस्टर, पंडित राव यानी सभी धार्मिक कार्यों के जो सचिव होते थे, उसके अलावा न्यायाधीश जैसे आज हमारे पास चीफ जस्टिस होते हैं, मंत्री यानी जो सारे इंटरनल अफेयर्स मैनेज करते थे, जो गुप्तहेर खाता जो मैनेज करते थे, और इसी के अलावा जो आठवां था वो सचिव यानी सेक्रेटरी। तो इन सारे अलग अलग पदों का उन्होंने निर्माण किया जिससे राज्य व्यवस्था और कारभार ठीक से काम कर सके। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने पुत्र यानी युवराज संभाजी महाराज को युवराज के तौर पर अभिषेक किया। यही संभाजी महाराज आगे चल के स्वराज्य के दूसरे छत्रपति बने, जिन्होंने, अगर हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी थी, तो संभाजी महाराज ने उसे अपने रक्त से सींचा। संभाजी महाराज अपने केवल 9 वर्ष के जो उन्होंने कीर्ति थी उनकी छत्रपति के रूप में, इन 9 वर्षों में उन्होंने 120 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से वो कभी एक भी लड़ाई नहीं करते। सो ऐसे संभाजी महाराज का भी चरित्र निर्माण हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज के ही हाथों हुआ है। इस सब के अलावा अभी राज्याभिषेक हुआ, बहुत भव्य रूप से हुआ, ये सब तो हम अभी बहुत आसानी से कह सकते हैं, लेकिन राज्याभिषेक इतनी आसानी से नहीं हुआ। काफी सारी चुनौतियां, काफी सारे परिश्रम उन्हें करने पड़े थे। सबसे पहले तो जैसे हमने सुना अभी के राज्याभिषेक से केवल 9 साल पहले तक स्वराज्य को एक बहुत बड़ा तह करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद शिवाजी महाराज ने बहुत कम समय में फिर से सारे किले, सारे जो इलाके थे वो जीत कर स्वराज्य में उन्हें शामिल किया। इसके अलावा जितने भी दूसरी शक्तियां थी, मुगल, कुतुबशाही, आदिलशाही, ये हमेशा ही स्वराज्य पर अपनी क्रूर दृष्टि बनाए रखते थे। तो ऐसा कभी भी कोई काल नहीं था जब शिवाजी महाराज को किसी संकट का सामना न करना पड़ा हो। वो हमेशा ही लगातार किसी न किसी शत्रु से लड़ते रहते। इसके अलावा काफी सारी अंदरूनी ताकतें भी थी जो शिवाजी महाराज के रास्ते में अड़चन पैदा करना चाहती थी। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे अपने ही लोग थे जो शिवाजी महाराज के विरुद्ध थे, कुछ ऐसे लोग थे जो शिवाजी महाराज को एक क्षत्रिय भी नहीं मानना चाहते थे। सो इस दुविधा को दूर करने के लिए शिवाजी महाराज ने उस समय के काशी के एक विख्यात पंडित गागा भट्ट जी को बुलाया, जिन्होंने वैदिक रूप से शिवाजी महाराज को एक क्षत्रिय के रूप में स्थापित किया। उसके लिए उनकी सिसोदिया घराने से वंशावली पूरी तरह से स्थापित की गई और उसके बाद उन्हें एक वैदिक रूप से क्षत्रिय घोषित करके उनका राज्याभिषेक पूर्ण हुआ। इस राज्याभिषेक के दौरान शिवाजी महाराज के अभिषेक के लिए पूरे देश से जितनी भी प्रमुख और पवित्र नदियां थी उनका जल लाकर उनका अभिषेक किया। इसका कारण यह था कि शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के छत्रपति बनने जा रहे थे। इसका मतलब पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग थे, जितने भी हिंदू समाज के लोग थे, उनके लिए वे एक छत्र की तौर पर उभर के सामने आने वाले थे। वो उनके लिए एक आश्रय का सहारा बनने वाले थे। अभी ये सारी चुनौतियां झेलने के बावजूद शिवाजी महाराज अपने कार्य में कितने समर्पित थे, ये हमें देखने मिलता है। शिवाजी महाराज ने सिर्फ ना कि गढ़ किले बनाए, ना कि उन्होंने सिर्फ अपनी सेना बनाई, लेकिन उन्हें उस समय पे भी पता चल गया था कि अगर उन्हें अपना स्वराज्य सुखरूप रखना है तो उसके लिए सिर्फ सेना नहीं, लेकिन नौसेना भी बलाढ्य होना बहुत ही जरूरी है। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले नौसेना का निर्माण किया, अपना आरमार का निर्माण किया, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ
जहाज ही नहीं लेकिन जलदुर्ग, जैसे कि आज हम देख सकते हैं सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे बलाढ्य जलदुर्ग भी निर्माण किए। इसी बात के लिए शिवाजी महाराज को आज भी फादर ऑफ द इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। और यदि आप देखें तो जो भारतीय नौसेना का अभी हाल ही में बदला गया नया ध्वज है, उसके ऊपर भी हमें शिवाजी महाराज की ही राजमुद्रा दिखाई देगी। इसके अलावा सिर्फ सेना नौसेना नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज ने बहुत अहमियत दी थी अपने गुप्तचर विभाग की। हमने सुना होगा शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख थे बहिर्जी नाइक, इनके बारे में। इनका ये गुप्तचर विभाग इतना सक्रिय और इतना प्रभावशाली माना जाता था कि ऐसे कहा जाता था कि शत्रु के जो सेना होती थी उसके अंदर की हर एक बात, छोटी से छोटी बात का भी पता शिवाजी महाराज को पता चल जाता। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जिसमें से कुछ मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। शिवाजी महाराज ने जब इस सूरत की लूट की थी, जैसा मैंने आपको कहा, सूरत में शिवाजी महाराज ने किसी भी सामान्य नागरिक को ठेस नहीं पहुंचाई। उन्हें पहले से ही ये पूरी खबर मिल चुकी थी कि कौन से व्यापारी मुगलों को शामिल है, कौन से व्यापारी के पास कितना धन है, और यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि किस व्यापारी के घर में किस कमरे में कहां पर वो धन गाड़ा हुआ है। उन्होंने उन्हीं व्यापारियों के घर में छापे मारे और गाड़ा हुआ धन भी उन्होंने ढूंढ निकाला था। इसके अलावा एक और बहुत मशहूर किस्सा है। शिवाजी महाराज एक बार तुकाराम महाराज के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस बात की खबर मुगलों को मिल चुकी थी। तो मुगलों ने सोचा कि यही अच्छा समय है, हम इस कार्यक्रम के दौरान हमला करेंगे और शिवाजी महाराज को पकड़ लेंगे। लेकिन जब मुगल सैनिक वहां पे पहुंचे, वो ये देखकर हैरान हो चुके थे कि वहां पर जितने भी लोग थे वो सब उन्हें शिवाजी के भांति दिख रहे थे। हर एक बंदा उन्हें शिवाजी के समान, शिवाजी के रूप में दिख रहा था। अभी उस समय पे मुगलों ने ये मान लिया कि शिवाजी को जादू टोना आता है, शिवाजी ने भूत प्रेतों पर वश कर रखा है, इसलिए ये चमत्कार हो गया। लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो शिवाजी महाराज को इस बात की, इस हमले की भी पहले से खबर मिल चुकी थी, जिस कारण उन्होंने अपने जो भैरूपीय थे वो वहां पे पहुंचा दिए थे, जिस कारण वो वहां से सुखरूप तरीके से निकल सके। इसके अलावा एक और जो मशहूर कहानी है शाइस्ता खान की। शाइस्ता खान जब पुणे के लाल महल में ठहरा हुआ था, उसकी 1 लाख सैनिकों की वहां पर छावनी थी, और ऐसे 1 लाख सैनिकों की छावनी के भीतर घुसकर शिवाजी महाराज ने अपने कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ इस छावनी में घुसकर शाइस्ता खान की उंगलियां छाट दी थी, और बिना किसी खरोच के सारे सैनिक लौटकर वापस भी आ चुके थे। इससे शाइस्ता खान का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था, यहाँ तक कि वो फिर से लौट चुका और कभी महाराष्ट्र में फिर से चलकर नहीं आया। तो इससे हमें उनके गुप्तचर विभाग की अहमियत और उसकी काबिलियत का पता चलता है। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने जो अपना राज्य स्थापित किया था, इस राज्य में उन्होंने कभी भी खुद को राजा या खुद को सबसे ऊपर नहीं माना। शिवाजी महाराज के स्वराज्य की सबसे मूल आधार थे धार्मिक सहिष्णुता, स्त्री सम्मान और न्याय प्रशासन। अभी शिवाजी महाराज की धार्मिक सहिष्णुता हमें कैसे पता चलती है, तो शिवाजी महाराज ने खुद को एक हिंदू सम्राट या हिंदू छत्रपति के तौर पर स्थापित किया। लेकिन इसके बावजूद जैसे उस समय पे बाकी सभी राजाओं या उनके शासनों में होता था कि वो राजा जिस धर्म का है उसी धर्म को बढ़ावा दिया जाता था, और इतर धर्म के लोगों पर जबरन वो धर्म लादा जाता था। लेकिन शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी पर धर्मियों के ऊपर अपना हिंदू धर्म नहीं लाया, बल्कि उन्होंने सबको यह आश्वासन दिया था कि आप अपने धर्म का बिना डरे पालन कर सकते। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि आप हिंदू धर्म के लोगों को अगर परेशान करेंगे, हिंदू धर्म को अगर त्रास देंगे, तो उसका वो कड़ा विरोध करेंगे। इसके लिए उन्होंने पोर्तुगीज जब गोवा में थे, तो हम जानते हैं कि गोवा में पोर्तुगीजों ने कई हिंदू लोगों पर अत्याचार किए थे, जबरन धर्मांतरण कराना, हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार करना, ये सब चीजें वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। ये जब शिवाजी महाराज को पता चला, उन्होंने गोवा पर मुहिम चलाई और उस समय के जो 3 प्रमुख पोर्तुगीज क्रिश्चियन पादरी थे उन्होंने शिरच्छेद किया, उनको मृत्यु दंड दिया, ताकि ऐसी कोई घटना फिर से ना हो। और इसी का यह परिणाम था कि हम देख सकते हैं कि उत्तरी गोवा का जो भाग है वहां पर आज भी हिंदू धर्म को उतना नुकसान नहीं हुआ, हिंदू मंदिरों को, हिंदू लोगों को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना दक्षिण गोवा में हुआ।
इस सब के अलावा स्त्री सम्मान, यह भी शिवाजी महाराज के स्वराज्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। हमें पता ही है शिवाजी महाराज के कई ऐसे किस्से हैं जहाँ पर उन्होंने स्त्रियों का सम्मान किया है। इसमें से जो सबसे प्रमुख घटनाएं हम जानते हैं कि एक जो था रांझा पाटिल, जो रांझा नामक गांव का एक पाटिल हुआ करता था और वो खुद को बहुत ताकतवर और घमंडी हो चुका था। उसने एक स्त्री पर अत्याचार किया और ये बात जब शिवाजी महाराज के कानों पर पड़ी, उन्होंने त्वरित उस रांझा के पाटिल को गिरफ्तार करके अपने दरबार में बुलाया और उसे चौरंगा किया गया। चौरंगा का मतलब होता है उसके दोनों हाथ तोड़े गए, उसके दोनों पैर तोड़े गए, लेकिन उसे जीवित रखा गया और उसे एक जो हम कहते हैं नुक्कड़ पे भिखारी के तौर पर बिठा दिया गया। यह उसकी सजा थी कि उसे पूरी जिंदगी ऐसे अपाहिज के तौर पर बितानी थी और आने जाने वाला हर व्यक्ति उसके ऊपर थूका करता था। इसके अलावा कल्याण के जो सूबेदार थे, उनके बहू की भी एक कहानी बहुत प्रख्यात है। जब शिवाजी महाराज के एक सरदार ने कल्याण पर चढ़ाई की तो कल्याण का जो सूबेदार हुआ करता था, मुगल सूबेदार, वो अपना सूबा छोड़कर भाग चुका था, लेकिन इस दौरान उसके घर का जो जनाना था, जो स्त्रियां थी, वे पीछे छूट गई। ऐसे समय पे जो सूबेदार, जो शिवाजी महाराज के सरदार थे, उन्होंने उस सूबेदार की जो बहू थी उसको बंदी बना के शिवाजी महाराज के पास लेके आए, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसे मां सम्मान अपना आदर व्यक्त किया। उन्होंने एक वाक्य कहा था कि यदि हमारी माँ आप जैसी सुंदर होती तो शायद हम भी थोड़े और सुंदर होते। तो इससे हमें पता चलता है कि शिवाजी महाराज ने हमेशा सिर्फ अपनी ही नहीं, लेकिन शत्रुओं के भी स्त्रियों का सम्मान ही किया था। एक और इसका उदाहरण है, जब शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियां चाटी पुणे के लाल महल में जाकर, तो शाइस्ता खान की बहन की बेटी यानी उसकी जो भांजी थी वो कुछ समय के लिए मिल नहीं रही। जो भी गड़बड़ हुई थी, जो भी डर का माहौल हो गया था, उस कारण वो कहीं पे जाकर छुप गई थी, लेकिन शुरुआत में कुछ समय वो कहीं मिल नहीं रही। तो शाइस्ता खान की जो बहन थी वो बहुत डर गई और वो शाइस्ता खान से कहने लगी कि मेरी बहन को मेरी बेटी को मराठे उठा कर ले गए, अब पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तब शाइस्ता खान, जिसकी उंगलियां शिवाजी महाराज ने अभी कुछ समय पहले चाटी है, वो शाइस्ता खान भी उसे कहता है अपनी बहन से कि घर में ढूंढो, यही कहीं होगी, छुपी होगी, और अगर शिवाजी उसे उठाकर ले भी गया होगा तो भी वो वहीं पे उसी के पास सबसे ज्यादा सुरक्षित होगी। ऐसा चरित्र था मेरे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की न्याय प्रणाली का उदाहरण, शिवाजी महाराज के लिए न्याय और सर्व समानता ये सबसे ऊपर थी। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है, एक बार जब संभाजी महाराज छोटे थे तो उनको अलग अलग शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो उसमें से एक शस्त्र होता है बुलेट या गोफन जिसे हम कहते हैं। उस बुलेट का प्रशिक्षण जब चल रहा था तब संभाजी महाराज ने बुलेट का प्रयोग करके एक पत्थर को फेंका जो गढ़ से नीचे एक सामान्य व्यक्ति को जाकर लगा था। उस व्यक्ति को थोड़ी जख्मी हुए। उन्होंने तकरार की कि गढ़ पर से किसी ने तो पत्थर फेंका जो मुझे लगा और मैं जख्मी हो गया। इस वाकये का जब आगे जाके थोड़ी छानबीन हुई तब पता चला कि वो पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि संभाजी महाराज ने ही, जो कि स्वराज्य के युवराज थे, उन्होंने ही चलाया था। ये बात जब भी उस घायल व्यक्ति को पता चली तब डर के मारे उसने अपनी तकरार वापस कर ली कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे तकरार नहीं करनी, ठीक है, अगर ये युवराज के हाथों हुआ है तो गलती से हुआ होगा। लेकिन इस समय पे शिवाजी महाराज जो राजा थे उन्होंने खुद आगे आकर उस तकरार को माना और उन्होंने युवराज संभाजी राजा को उसका दंड भी दिया कि आपने केयरलेसनेस से ऐसे एक शस्त्र का प्रयोग किया जिस कारण स्वराज्य के एक साधारण व्यक्ति को हानि हुई। और इसके अलावा संभाजी महाराज ने भी युवराज होने के बावजूद जो भी दंड उन्हें मिला था उसे स्वीकारा। तो ये शिवाजी महाराज और उनके द्वारा सिखाए गए और उनके द्वारा संभाजी महाराज का जो चरित्र बनाया गया, ये दोनों का एक उदाहरण है। अभी इस सब का महाराष्ट्र में या फिर जो हिंदू समाज था उसके अलावा उत्तर भारत के जो लोग थे उन पर क्या असर हुआ ये हम जान सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जो एक अभी पिक्चर भी आया था पेशवा बाजीराव, उसमें एक किरदार दिखाया गया था बुंदेलखंड का राजा छत्रसाल।
ये राजा छत्रसाल जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तब उसने ये सुना, और तभी वो एक युवा राजा हुआ करते थे, युवा सरदार हुआ करते थे। तो उसे बहुत आनंद हुआ कि भारत में इतने सदियों बाद कोई एक हिंदू राजा फिर से हुआ। तो वो मध्य प्रदेश, जो बुंदेलखंड जो राज्य है वो आज के मध्य प्रदेश में आता है, वो मध्य प्रदेश से निकलकर रायगढ़ पे पहुंचे थे राज्याभिषेक के दिन। और राज्याभिषेक के दिन वो शिवाजी महाराज से मिले और उन्होंने कहा कि महाराज राजे, आप हिंदू समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी सेना में शामिल करें। उस समय शिवाजी महाराज वे राजा थे, वे चाहते तो उसे अपने चाकर के रूप में या फिर अपने मनसबदार के रूप में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए राजा छत्रसाल को उन्होंने यह सलाह दी कि तुम मेरे सेवक बनने से बेहतर तुम मध्य प्रदेश अपने राज्य में बुंदेलखंड में तुम एक और स्वराज्य की स्थापना करो, तुम खुद वहां पर एक और हिंदू राष्ट्र निर्माण करो। ऐसा क्यों हो कि पूरे भारत में सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र हो, हम सबको हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी उन्होंने उन्हें सीख दी और इसी सीख के साथ राजा छत्रसाल वापस गए और बुंदेलखंड में उन्होंने भी मुगलों का विरोध करते हुए अपना स्वयं एक स्वतंत्र राज्य बनाया, जो कि आगे चल के पेशवा ने और उस समय में हमें इतिहास में पढ़ने मिलता है। अभी ये सब तो हुई इतिहास की बात, लेकिन इस सब के बाद आज हमें ये क्यों जानना चाहिए, आज हमें ये सारी बातें क्यों जाननी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसका एक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम कहते हैं कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। तो जैसे अभी हमने सुना कि शिवाजी महाराज से पहले भारत एक बेहद अंधकारमय समय में था। हिंदुओं पर, भारत के जो लोग थे उन पर परप्रांतीय शक्तियों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए हुए थे। यदि हम इससे सीख नहीं लेते तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसी स्थिति फिर से पुनर्जागृत हो सकती है। इसीलिए हमें शिवाजी महाराज के चरित्र से, उनके कीर्ति से, उनके कार्यों से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम कैसे ऐसा होने से रोकें, कैसे हम अपने समाज की, कैसे हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। शिवाजी महाराज का इतिहास हमें पढ़ना चाहिए। कई ऐसे उल्लेख हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज हर घर में देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हर एक मराठी घर में, मराठी में महाराष्ट्र के हर एक घर में शिवाजी महाराज का उल्लेख होता ही है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र के बाहर, खासकर पे उत्तर भारत में कई ऐसे लोग हैं जो आज भी शिवाजी महाराज को महाराज के बल्कि डकैत के रूप में जानते हैं। ऐसे कई गुजरात के लोग हैं जो हिंदू लोग हैं, जो सूरत लूटी थी इसलिए शिवाजी महाराज को डकैत या लुटेरा मानते हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी, लेकिन सूरत के आम लोगों को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने सूरत का जो मुगल सल्तनत थी उसे लूटा था। उत्तर भारत में भी लोगों को जानना चाहिए कि शिवाजी महाराज भारत के, महाराष्ट्र के एक राजा नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के एक हिंदू राजा थे, जिनके कारण हिंदू धर्म बचा रहा। हम देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य जो था वो ज्यादातर सिर्फ उत्तर भारत में रहा, दक्षिण भारत में उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा। दक्षिण में कई ऐसे राजघराने थे जिनको मुगल साम्राज्य का इतना प्रभाव नहीं सहना पड़ा। दक्षिण के कई ऐसे मंदिर हैं जो नष्ट नहीं हुए। उत्तर भारत के कई मंदिर मुगलों ने नष्ट किए, लेकिन दक्षिण भारत में उतना उनका प्रभाव नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या था? कारण ये नहीं था कि दक्षिण के राजा बहुत बलाढ्य थे और उन्होंने मुगलों का विरोध किया। कारण ये था कि दक्षिण में आने से पहले दक्कन में शिवाजी नामक एक दीवार मुगलों के और दक्षिण के बीच में खड़ी। अभी शिवाजी महाराज का चरित्र हम सबको अपने घर में पढ़ना चाहिए, खास करके जो हमारे घर के बच्चे हैं उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उन्हें किताबें लाकर दे दें और वो बच्चे खुद से किताबें पढ़ें। किताबों में क्या होता है हम सब जानते हैं। एक बहुत मशहूर किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, नेहरू ने लिखी हुई है। उस पंडित नेहरू ने उस किताब में शिवाजी को एक सह्याद्री का चूहा या फिर एक भटका हुआ डकैत ऐसे कहा गया। तो यदि हम ऐसी कोई किताब अपने बच्चों को लाकर देंगे और अगर ऐसी कोई किताब से हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके मन में शिवाजी महाराज की जो असली छवि है वो कभी उभर कर नहीं आएगी। हमें ये कोशिश करनी होगी कि पहले तो हम स्वयं शिवाजी महाराज और इतर ऐसे जितने भी हिंदू राजा, हिंदू योद्धा हुए थे उन सब के बारे में हम जानें और उसके बाद हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, आसपास के लोगों को हम उनके बारे में जागरूक करें।
शिवाजी महाराज का जो चरित्र था वो इतना प्रेरणादायी था कि उनके चरित्र से ही प्रोत्साहन लेकर कई हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर सावरकर जी, इन सभी ने शिवाजी महाराज के ही चरित्र को अपना आदर्श माना और उन्हीं के उसूलों, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलते हुए बाळ गंगाधर टिळक ने स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच, ये मशहूर वाक्य कहा था। इसी के अलावा शिवाजी महाराज के चरित्र की ताकत एक बहुत मशहूर वाक्य से हमें मिलती है। जब औरंगजेब अपने दरबार में बैठा था और उस दरबार में जब उसे यह खबर मिली कि शिवाजी महाराज अब नहीं रहे, 1680 साल में जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ और औरंगजेब को अपने भरे दरबार में खबर मिली, तो सबको ऐसे लगा था कि औरंगजेब बहुत खुश होगा, वो जश्न मनाएगा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने ये खबर पहले सुनी थी, ऐसा कहा जाता है, औरंगजेब की बखर में ऐसा लिखा गया है कि वो अपने तख्त से उतरकर नीचे आया और उसने ऊपर आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, या अल्लाह अपने जन्नत के दरवाजे खुले रखना, खुदा का सबसे नेक बंदा आ रहा। तो ऐसे शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करें, ऐसा चरित्र रखने वाला मेरा राजा, ऐसा चरित्र रखने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको हमें आज याद करना चाहिए, इनके चरित्र से हमें प्रोत्साहन लेना चाहिए और इस दिन का जो महत्व है यह हमें अपने परिवारजनों को, हमारे घर के जो भी छोटे हैं, हमारे जितने भी मित्र मंडली है, उन सबको इस दिन का महत्व और शिवाजी महाराज के जीवन का महत्व समझाना चाहिए। यही बताकर मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय भारत।